इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए, जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं कि आज भारतीय शेयर बाजार की दिशा कैसी रह सकती है और किन स्टॉक्स पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट में लगातार बिकवाली जारी रही क्योंकि इस हफ्ते कई बड़े डेटा और अर्निंग्स रिपोर्ट आनी है। खासकर एनवीडिया के रिजल्ट से पहले निवेशक रिस्क लेने से बच रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक पूरे साल मार्केट का स्टार परफॉर्मर रहा है। डाउ जोन्स हफ्ते की शुरुआत में ही 550 पॉइंट से ज्यादा गिर गया और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में कुल 1600 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। इस गिरावट ने पिछले हफ्ते की 4 दिन वाली रैली में मिले पूरे 1300 पॉइंट्स का फायदा खत्म कर दिया। S&P 500 करीब 0.9% गिरा और नैस्डैक लगभग 0.8% नीचे बंद हुआ। गिरावट और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन अल्फाबेट में 3.5% की तेज बढ़त ने बाजार को थोड़ा संभाला। अल्फाबेट इसलिए चढ़ा क्योंकि बर्कशायर हैथवे ने इसमें लगभग $5 बिलियन की नई हिस्सेदारी का खुलासा किया, जबकि बाकी बड़े टेक स्टॉक्स जैसे एनवीडिया दबाव में रहे। टेक्निकल चार्ट्स में एक महत्वपूर्ण स्तर भी टूट गया जब S&P 500 ने 138 सेशंस में पहली बार अपनी 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां से इंडेक्स या तो जल्दी 6500 के सपोर्ट की तरफ लौट सकता है या 200-डे मूविंग एवरेज यानी करीब 6150 तक फिसल सकता है और फिर साल के अंत तक 6600 के टारगेट की तरफ रिबाउंड दिखा सकता है। अमेरिका इस हफ्ते डेटा हैवी फेज में है क्योंकि सरकारी शटडाउन की वजह से कई रिपोर्ट समय पर जारी नहीं हो पाई। अब लेबर डिपार्टमेंट गुरुवार को सितंबर जॉब्स रिपोर्ट और शुक्रवार को रियल अर्निंग्स डेटा जारी करेगा। बाकी मैक्रो डेटा कब आएगा, इस पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। इस डेटा की कमी की वजह से फेडरल रिजर्व भी अपने 10 दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग से पहले पूरी जानकारी के बिना फैसले ले रही है। इसी बीच फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने अगले महीने रेट कट की मांग की है। उनका मानना है कि महंगे ब्याज और कमजोर जॉब मार्केट का असर लो और मिडिल इनकम परिवारों पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ फेड वाइस चेयर फिलिप जेफरसन सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लेबर मार्केट अभी भी रिस्क में है। दिसंबर में रेट कट की संभावना अब घटकर लगभग 43% रह गई है, जैसा कि CME फेड वॉच के शुरुआती मंगलवार के आंकड़े दिखाते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अब पहले जितना भरोसा नहीं कर रहा कि फेड अगले महीने ब्याज दरें कम करेगा। बिटकॉइन में भी गिरावट जारी है और ये $90,000 के करीब फिसलकर 2025 के लिए नेगेटिव हो गया है। ट्रेडर्स को डर है कि बिकवाली बढ़ी तो ये तेजी से $80,000 के लेवल तक भी जा सकता है। अर्निंग्स की बात करें तो अब फोकस रिटेल सेक्टर पर है। होम डिपो आज अपनी कमाई जारी करेगा, जबकि बड़ा टेस्ट गुरुवार को होगा जब वॉलमार्ट मार्केट खुलने से पहले अपने नतीजे पेश करेगा। ये रिजल्ट्स बताएंगे कि यूएस में उपभोक्ता खर्च की हालत अभी कैसी है। इन्फोसिस एडीआर लगभग 0.72% चढ़कर 16.77 पर बंद हुआ, जो ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में आईटी सेक्टर के लिए हल्का पॉजिटिव माहौल बना रहा, जबकि विप्रो एडीआर लगभग 0.75% गिरकर बंद हुआ, जो ये बताता है कि विप्रो में विदेशों में अभी भी दबाव है। ICICI बैंक एडीआर 0.26% गिरा और 31.07 पर बंद हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि विदेशों में बैंकिंग स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव था, जबकि HDFC बैंक एडीआर 1.08% चढ़ा और 36.84 पर बंद हुआ, जो इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। एक्सिस बैंक एडीआर फ्लैट रहा। मेक माई ट्रिप लगभग 2.94% टूट लिया, जो ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर दिखाता है। यात्रा ऑनलाइन करीब 2.53% चढ़ा, जो ये दिखाता है कि ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में सेलेक्टिव बाइंग दिखी, इसलिए इंडिया में ये सेक्टर थोड़ा मिक्स दिख सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स एडीआर हल्की बढ़त के साथ 0.14% ऊपर बंद हुआ। रोडजेन एडीआर लगभग 2.17% गिरा, जो इस स्टॉक में अभी भी वॉलेटिलिटी का संकेत है। सिफाई ने 5.72% की तेज बढ़त दिखाई, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज वाली कंपनियों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एडीआर लगभग 1.03% चढ़ा, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत मजबूत संकेत है, इसलिए आज रिलायंस में मजबूत शुरुआत देखने को मिल सकती है।
निफ्टी 50 लगातार छठे दिन चढ़ा है और एक बार फिर 26,000 के ऊपर टिक गया है, जो दिखाता है कि मार्केट में खरीदारी का जो मोमेंटम बना था वो अभी भी स्ट्रांग है। अगर ये लेवल बना रहता है तो इंडेक्स 26,100 से 26,300 की तरफ और ऊपर बढ़ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स भी इसी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इंडिकेटर्स जैसे RSI और MACD भी पॉजिटिव जोन में है, जिसका मतलब है कि मार्केट में गिरावट आने पर भी तुरंत खरीदार सक्रिय रहेंगे। बैंक निफ्टी भी 59,000 के ऊपर जाकर मजबूत क्लोजिंग दे चुका है, जो बताता है कि बैंकिंग सेक्टर की हालत अभी काफी बेहतर है। अगर ये मजबूती जारी रहती है तो इंडेक्स 60,000 की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 26,000 से 26,100 निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन नीचे 25,900 का बहुत मजबूत सपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में नीचे की तरफ बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी के लिए 58,500 एक बड़ा सपोर्ट है और ऊपर 59,000 से 60,000 की रेजिस्टेंस की रेंज बन चुकी है। ये रेंज बताती है कि बैंकिंग इंडेक्स भी धीरे धीरे बुलिश ट्रेंड में मजबूती पकड़ रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस में आज बड़ी सेलिंग दिखी, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा दबाव आया है। इससे समझ आता है कि बड़े ट्रेडर्स स्टॉक स्तर पर थोड़े सतर्क हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उनका विश्वास अभी भी बना हुआ है। निफ्टी का PCR 1.13 तक पहुंच गया है, जो मार्केट में तेजी बने रहने का एक साफ संकेत है। जब PCR 1 के ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि खरीदारी का सपोर्ट मजबूत है। फंड फ्लो के डेटा के अनुसार इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी दिखी, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में 5,500 करोड़ से ज्यादा की बड़ी बिकवाली हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी भारी सेलिंग देखने को मिली, जो बताता है कि बड़े ट्रेडर्स स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस में सतर्कता बरत रहे हैं। इंडिया विक्स 12 के नीचे बना हुआ है, जो बताता है कि मार्केट में डर या घबराहट बिल्कुल नहीं है। विक्स का इतना नीचे रहना ये साफ करता है कि निवेशक अभी भी स्थिर और भरोसेमंद माहौल महसूस कर रहे हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों की अहम खबरें आईं और आज के ट्रेडिंग सेशन में इन खबरों की वजह से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे इन अपडेट्स पर नजर रखें। एंजल वन में एक अहम मैनेजमेंट बदलाव हुआ है, जहां कंपनी की ग्रुप जनरल काउंसिल मीनल महेश्वरी शाह ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अजीत सिन्हा को 5 जनवरी 2026 से नई जिम्मेदारी दी गई है। आज स्टॉक में हल्के उतार चढ़ाव की संभावना रखता है। WPIL की साउथ अफ्रीका वाली सब्सिडरी को लगभग 426 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें उसे MCW AP2 प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन काम पूरे करने हैं। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होती है, इसलिए आज स्टॉक में सकारात्मक मूव देखने की संभावना बनती है। एस्ट्राजेनेका फार्मा और सन फार्मा ने भारत में हाइपरकालीमिया के इलाज वाली दवा SZC को 2 अलग अलग ब्रांड नामों से प्रमोट करने के लिए दूसरी बार पार्टनरशिप मॉडल अपनाया है, जिससे इस दवा की पहुंच और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। स्टॉक्स में आज हल्की सकारात्मक चाल देखने की संभावना है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान में NHPC के लिए 300 मेगावाट का DCR कंप्लायंट सोलर प्रोजेक्ट चालू कर दिया है, जो कंपनी की रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज स्टॉक में मजबूती दिखने की संभावना रहती है। JSW इंफ्रा ने ओमान की मिनरल्स डेवलपमेंट ओमान के साथ अग्रीमेंट किया है, जिसके तहत उसकी सब्सिडरी एक नई पोर्ट कंपनी में 51% हिस्सेदारी लेगी। आज स्टॉक में सकारात्मक रिएक्शन देखने को उम्मीद है। HCL टेक ने नवेडिया के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में एक नया इनोवेशन लैब शुरू किया है, जहां AI और रोबोटिक्स पर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस विकसित किए जाएंगे। AI लिंक्ड सहयोग कंपनियों के वैल्यूएशन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज HCL टेक में तेजी की संभावना थोड़ा बढ़ सकती है। एम्फेसिस को लेकर खबर है कि ब्लैकस्टोन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए ब्लॉक डील का आकलन चल रहा है। प्रमोटर स्टेक सेल की खबरें आमतौर पर शॉर्ट टर्म दबाव ला सकती हैं, इसलिए आज स्टॉक में हल्की कमजोरी देखने की संभावना रहती है। TVS मोटर्स ने केन्या में TVS अपाचे RTR 180 लॉन्च की है, जो अफ्रीका जैसे ग्रोथ मार्केट में कंपनी की मौजूदगी को और बढ़ाती है। इंटरनेशनल लॉन्च कंपनी की ब्रांड पहुंच और बिक्री क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए आज स्टॉक में सकारात्मक रिएक्शन की संभावना है। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के बोर्ड ने 20 नवंबर को शेयर बायबैक पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने की घोषणा की है, जो आमतौर पर निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इसलिए आज स्टॉक में अच्छी खरीदारी आने की संभावना दिखती है। JSW एनर्जी के डायरेक्टर फाइनेंस प्रीतेश विनय ने इस्तीफा दिया है। हालांकि वे 31 दिसंबर 2025 तक पद पर रहकर ट्रांजिशन को स्मूथ बनाएंगे। टॉप लेवल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का इस्तीफा थोड़ा अनिश्चितता ला सकता है, इसलिए आज स्टॉक में हल्की कमजोरी दिखने की संभावना रहती है।
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया हाल ही में करीब 1715 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी, लेकिन सेकेंड हाफ में स्टॉक ने मजबूत रिकवरी करते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आज दो बड़ी ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल और प्रभुदास लेलार्ड ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर बाय रेटिंग दी है, जहां प्रभुदास लेलार्ड ने 1780 रुपए और मोतीलाल ओसवाल ने 1800 रुपए का टारगेट रखा है, जो मौजूदा लेवल से लगभग 15 से 20% संभावित अपसाइड दिखाता है। अडानी एंटरप्राइजेज आज पॉजिटिव बंद हुआ और अब स्टॉक के लिए 2500 रुपए का जोन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसे क्रॉस करना आगे की ट्रेंड के लिए जरूरी माना जा रहा है। कंपनी ने लगभग 24,930 करोड़ रुपए का बड़ा राइट्स इशू घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट आज था और ये इशू 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ओपन रहेगा। यही कारण है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ सकता है। DLF, लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे प्रमुख रियल एस्टेट स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं, जिससे साफ है कि ये सेक्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए मजबूत ट्रेंड में बना हुआ है। मारुति सुजुकी पर ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग देते हुए लगभग 19% अपसाइड का अनुमान लगाया है और स्टॉक के लिए 18,712 रुपए का टारगेट तय किया है, जो कंपनी की मजबूत मांग और स्थिर वॉल्यूम्स को देखते हुए रखा गया है। भारतीय एयरटेल को भी मजबूत बाय रेटिंग मिली है, जहां 2,307 रुपए का टारगेट और करीब 12% अपसाइड का अनुमान है, क्योंकि कंपनी लगातार बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन दिखा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1,075 रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसमें लगभग 13% का संभावित अपसाइड है और ये स्टॉक फिलहाल 1,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसे भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4,222 रुपए का टारगेट मिला है, जिसमें करीब 11% की संभावित बढ़त है, खासकर कंपनी की SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ और लगातार बढ़ते बुकिंग ट्रेंड को देखते हुए। सन फार्मा को इस रिपोर्ट में 1,960 रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसमें लगभग 12% की संभावित बढ़त दिखती है और कंपनी को फार्मा सेक्टर का स्थिर और डिफेंसिव प्ले माना जाता है। टाइटन को 5,000 रुपए के टारगेट के साथ 18% का अपसाइड दिया गया है, क्योंकि हाल के GST सुधारों और ज्वेलरी मांग में तेजी ने कंपनी के बिजनेस माहौल को और मजबूत किया है। अडानी पोर्ट्स को भी 1,770 रुपए के टारगेट और 17% की संभावित बढ़त के साथ सकारात्मक रेटिंग मिली है, जो कंपनी के लगातार बढ़ते कार्गो वॉल्यूम्स और पोर्ट नेटवर्क एक्सपेंशन पर आधारित है। इंडिगो एविएशन को मोमेंटम के आधार पर 7300 रुपए का टारगेट और 24% की संभावित तेजी के साथ शामिल किया गया है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में यात्री ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है।